यो व्हाट्सअप गाइस, युगांशु व्लॉग्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज चलते हैं माउंट आबू। माउंट आबू राजस्थान का एक हिल स्टेशन मात्र नहीं है, ये प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर आध्यात्मिक और ऐतिहासिक जगह है। माउंट आबू विश्व की सबसे प्राचीन अरावली पर्वतमाला में स्थित एक पर्यटन स्थल है, जिसका संबंध त्रेता युग और द्वापर युग से भी रहा है। सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगी कि माउंट आबू आप पर्सनल व्हीकल से, ट्रेन या बस से पहुंच सकते हैं। इसके निकटतम रेलवे स्टेशन आबू रोड रेलवे स्टेशन है। यदि आप पर्सनल व्हीकल से नहीं आ रहे हैं तो आप ट्रेन या बस के द्वारा यहाँ पहुंच सकते हैं और या माउंट आबू क्षेत्र में आपको रेंट पे बाइक या स्कूटी मिल जाती है और टैक्सी की सुविधा भी यहाँ अवेलेबल है। अब बात करते हैं कि यहाँ माउंट आबू आने का सबसे अच्छा मौसम कौन सा है। यहाँ किसी भी मौसम में पहुँचा जा सकता है। ठंड के मौसम में यहाँ अपेक्षाकृत थोड़ी ठंड ज़्यादा रहती है। गर्मी के मौसम में आप यदि बाहर गर्मी से परेशान हो रखे हैं तो यहाँ गर्मी से राहत महसूस करने के लिए आ सकते हैं। यहाँ का मौसम ठंडा रहता है और सबसे उपयुक्त जो समय है वो बारिश का समय है। यहाँ जगह जगह बहते झरने, घास के मैदान और हरा भरा जंगल बहुत ही सुंदर और अनुपम है। आबू रोड में ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय भी है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का राजयोग विश्वविद्यालय है। आप यहाँ का भ्रमण भी कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको सबसे पहले लेकर जाना चाहूँगी वास्तानेश्वर। वास्तानेश्वर वह जगह है जहाँ भगवान शिव और विष्णु के उपस्थिति में यज्ञ का आयोजन करके समस्त देवी देवताओं ने आबू राज पर्वत की स्थापना की थी। वास्तानेश्वर स्वरूपगंज के पास भारजा गांव से तीसरा गांव होते हुए वास्तानेश्वर पहुंचा जा सकता है। वास्तानेश्वर वह जगह है जहाँ समस्त देवी देवता एकत्रित होकर भगवान विष्णु के सानिध्य में यज्ञ का आयोजन करके आबू राज की स्थापना की गई, ऐसा माना जाता है। वास्तानेश्वर का प्राकृतिक सौंदर्य बहुत ही श्रेष्ठ है। यहाँ पर हमें जो आध्यात्मिक अनुभूति जो होती है वो भी बहुत ही अच्छी होती है। यह एक अलौकिक अनुभव होता है। यहाँ बहते झरने और यहाँ की पहाड़ियाँ और हरा भरा जंगल बहुत ही आकर्षक है। ये जो झरना आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ हम जो खड़े हैं, ये बच्चा नहा रहा है मेरा, और ये वास्तानेश्वर का बहुत ही बड़ा और अच्छा मनोरम दृश्य है। यहाँ का झरना बहुत ही अच्छा है। माउंट आबू ट्रैक करके भी चढ़ा जा सकता है, जहाँ शेरगांव से उतरज से आप सीधा गुरु शिखर भी पहुँच सकते हैं। पैदल यहाँ से चढ़ना होता है। आपको गाइड की व्यवस्था वास्तानेश्वर मंदिर से हो जाती है। पहाड़ियों के बीच में विश्राम करते हुए बादल यहाँ बहुत ही मनोरम दृश्य पैदा करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे बादल उड़ते उड़ते थक कर यहाँ की पहाड़ियों के बीच में बैठकर विश्राम कर रहे हो। पहाड़ियों पर दूर से बड़े बड़े बहते हुए झरने भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। यहाँ मुझे एक लड़का मिला जिसने लकड़ी से एक बहुत ही सुंदर गाड़ी बनाई है। मैंने उसे चलाने की बहुत कोशिश की, मगर मुझसे वो नहीं चल पाई। और वह लड़का उस गाड़ी को बहुत ही तेज़ी से चला रहा था। रुकने का सिस्टम है। जब यहाँ एक रात्रि विश्राम किया जाता है तब आबू राज की परिक्रमा को पूर्ण माना जाता है। अब हम चलते हैं माउंट आबू। माउंट आबू में सबसे पहले हम चलते हैं नक्की लेक। नक्की लेक में बोटिंग करते हैं और बोटिंग करने के बाद यदि आपके पास में समय है तो नक्की लेक के चारों तरफ परिक्रमा पथ बनाया हुआ है। मॉर्निंग या इवनिंग का टाइम है आपके पास में तो आप इस परिक्रमा पथ पर परिक्रमा कर सकते हैं। और इस परिक्रमा पथ पर ही एक तरफ सीढ़ियों से टोड रॉक पहुंचा जाता है। टोड रॉक चढ़ते समय बीच में लेफ़्ट साइड में है स्वामी विवेकानंद की गुफा। जब खेतड़ी के महाराजा के अनुरोध पर स्वामी विवेकानंद माउंट आबू आए थे तब उन्होंने इसी गुफा में बैठकर तपस्या की थी। टोड रॉक से माउंट आबू और नक्की लेक का प्राकृतिक दृश्य बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। चारों तरफ फैली हुई हरियाली और बीच में नक्की लेक बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। इसके अलावा माउंट आबू में हनीमून पॉइंट, जहाँ से पहाड़ी की ढलान की तरफ से माउंट आबू का बहुत ही सुंदर प्राकृतिक दृश्य दिखाई देता है, जिसके पास में बहुत ही प्राचीन
गणेश मंदिर है। माना जाता है कि जब आबू राज की स्थापना की गई थी तब सबसे पहले गणेश पूजन किया गया था, तो देवताओं ने यहाँ गणेश जी की स्थापना की थी। इसके बाद हम चलते हैं सनसेट पॉइंट। हालांकि मेरा मानना है कि हनीमून पॉइंट से जो सनसेट का दृश्य दिखाई देता है वो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि उस समय इसके सनसेट के सीध में नीचे का जो तालाब है वो दिखाई देता है, और जब सनसेट होता है तो सन का जो प्रतिबिंब है वो उस तालाब में गिरता है, बनता है, और उस समय ऐसा लगता है कि जैसे आकाश में दो सूर्य है। और मैं अभी जो यहाँ हूँ, पिछली बार मैं वहाँ थी हनीमून पॉइंट से मैंने सनसेट देखा था, लेकिन इस बार मैं थोड़े आगे आ गए हैं हम, और हम ये सनसेट पॉइंट से ही सबसे लास्ट में बैठे थे वो, तो यहाँ से हम दिख रहे हैं। तालाब थोड़ा उस तरफ रह गया है, लेकिन ये सनसेट का दृश्य बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। यहाँ मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहूँगी कि कोल्ड ड्रिंक्स, पानी की बोतल और खाने पीने की सामान का जो पैकिंग मटेरियल है वो कृपया यहाँ जंगल में नहीं डालें। इससे क्या होता है कि गंदगी फैलती है और पर्यावरण को नुकसान होता है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि पानी की बोतल, कोल्ड ड्रिंक्स के डिब्बे, बोतल और पैकिंग मटेरियल जो है उसको कलेक्ट करके डस्टबिन में डालें। अब हम चलते हैं अर्बुदा माता मंदिर। ये अम्बा जी का प्राचीन मंदिर है और मूल स्वरूप अम्बा माता का यही है। यहाँ पे सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर मंदिर पर पहुँचा जाता है, और मंदिर है वो गुफा में बनाया हुआ है, जहाँ झुककर मंदिर के अंदर प्रतिमा के सामने पहुँचा जाता है। शाम के समय यहाँ भालू काफ़ी संख्या में दिखाई दे जाते हैं, पर मंदिर का प्रसाद खाने के लिए यहाँ भालू आते हैं। इसके बाद हम चलते हैं देलवाड़ा। देलवाड़ा जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ दिगंबर और श्वेतांबर दोनों पंथ की जैन धर्मशालाएँ और जैन भोजनशाला हैं। इसके बाद हम चलते हैं अचलगढ़। अचलगढ़ शिव जी का अचलेश्वर महादेव मंदिर है। महाराणा कुंभा ने इसका मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। माना जाता है कि जब आबू राज की स्थापना हुई थी तब यहाँ पर जो समुद्र था, महासागर था, उसमें आबू पर्वत स्थिर नहीं रह पा रहा था, तो शिव जी ने अपने अंगूठे का सहारा देकर इस पर्वत को स्थिर रखा था, ऐसी लोक मान्यता है। तो यहाँ शिवलिंग की जगह शिव जी के अंगूठे की पूजा की जाती है। शिव जी के अंगूठे से जो गड्ढा हो गया था उस गड्ढे का यहाँ पूजन किया जाता है, और वो गड्ढा हर मौसम में पानी से भरा हुआ रहता है। पंडित जी ने बताया कि इस गड्ढे का संबंध पाताल लोक से है, और ये गड्ढे में पानी पाताल लोक से आता है। यहाँ प्राचीन शिलालेख भी हैं, और ये मंदिर बहुत ही प्राचीन है। यहाँ प्राचीन भगवान विष्णु की काले पत्थर से निर्मित मूर्ति भी है, जिसमें लक्ष्मी माता जी भी साथ में विराजमान है, और भी द्वारिकाधीश भगवान कल्की की यहाँ मूर्तियाँ स्थापित है। महाराणा कुंभा ने यहाँ अचलगढ़ दुर्ग भी बनाया था, जो वर्तमान में जैन धर्मशाला में परिवर्तित हो चुका है। जब हम परकोटे से ऊपर चढ़ते हैं तो वहाँ जैन धर्मशाला, और उसके ऊपर आगे चढ़ने पर आकाशवाणी का केंद्र आता है। आकाशवाणी के केंद्र के बाद हम पहुँचते हैं मीरा मंदिर और राजा गोपीचंद की गुफा। राजा गोपीचंद ने यहाँ बैठकर तपस्या की थी, इसलिए ये गोपीचंद की गुफा के नाम से प्रसिद्ध है। इसके बाद हम अचलगढ़ से वापस ओरिया गाँव आ जाते हैं, और ओरिया गाँव से गुरु शिखर का रास्ता पकड़ रहे हैं। गुरु शिखर जाते समय बीच में एक वैक्स म्यूजियम आता है, जहाँ राष्ट्रपति महामहिम अब्दुल कलाम, मोनालिसा, मदर टेरेसा जैसे महान व्यक्तियों के वैक्स प्रतिमाएँ बनी हुई है। साथ ही यहाँ एक भूत बंगला भी है, जहाँ भूतों इलेक्ट्रिक तरीके से भूतों का एहसास करवाया जाता है। इसके बाद हम पहुँच रहे हैं ब्रह्मा कुमारी का बना हुआ ओम शांति वन। ओम शांति वन बहुत ही एक अच्छा बनाया हुआ गार्डन है। फिर हम आगे चलते हैं, और यहाँ बारिश के मौसम में जगह जगह जो आम के पेड़ है, छोटे छोटे आम बहुत ही मीठे और स्वादिष्ट है, हम वहाँ उसका आनंद ले सकते हैं। फिर हम पहुंच जाते हैं गुरु शिखर। गुरु शिखर में काफ़ी सीढ़ियाँ हैं, जिसको चढ़ते हुए हमें गुरु शिखर की पिक जो है वहाँ पर पहुंचना है। हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। गुरु शिखर पहुंचने पर बादलों से भी ऊंचे पहुंच जाते हैं। जब बचपन में हमारी बहुत इच्छा होती थी कि इन बादलों के ऊपर क्या है, बादलों से ऊपर जाकर देखें, तो यहाँ गुरु शिखर आने के बाद बादलों से ऊपर होने का बहुत ही आनंद आता है। गुरु शिखर से यहाँ का जो प्राकृतिक दृश्य दिखाई देता है वो बहुत ही सुंदर और अनुपम है। यहाँ ठहरे हुए बादल और धीरे धीरे उड़ते हुए बादल बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। आप भी देखिए कितना अच्छा मौसम है। यहाँ बादल उड़ रहे हैं हमारे नीचे, हम बादलों से बहुत ऊपर आ चुके हैं, और हमारे नीचे, हमारे कदमों से नीचे बादल उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बारिश के मौसम में आने का यही फ़ायदा है कि हमें इतना अच्छा दृश्य दिखाई दे जाता है। यहाँ मैं आपको बीच में क्लिप दिखा रही हूँ। जब हम गर्मी के मौसम में यहाँ गए थे तो कैसा दृश्य दिखाई दिया था। गर्मी में सूखी घास, तेज़ धूप और गर्म चट्टानें हमें थोड़ा परेशान कर सकती है। फिर हम गुरु शिखर के पास में ये पार्किंग एरिया, यहाँ गाड़ी पार्क कर लेते हैं, और वायुसेना के एरिया से होते हुए पैदल
नीचे ट्रैक जाता है, पैदल पाथ है, वहाँ से हम नीचे जा रहे हैं उत्तरज गाँव के लिए। उत्तरज गाँव में बारिश के मौसम में हरे भरे मुलायम घास के मैदान और बीच में नदी के ऊपर छोटे छोटे बहते हुए नाले बहुत ही आकर्षक और मनोरम दिखाई देते हैं। उत्तरज गाँव में सबसे पहले हम चलते हैं केदारनाथ मंदिर। केदारनाथ माना जाता है कि केदारनाथ और बद्रीनाथ यहाँ 2 मंदिर है जो पांडवों ने अपने हाथों से यहाँ स्थापित किए थे। केदारनाथ में ये झरना है, ये बहुत ही बड़ा झरना है जो बहुत ही सुंदर और आकर्षक लग रहा है। आगे हम बद्रीनाथ मंदिर जा रहे हैं। बद्रीनाथ में चंदनगिरी जी का चौमासा चल रहा है। जब चंदनगिरी जी यहाँ चौमासा कर रहे होते हैं तब यहाँ लोग बहुत सारे लोग दर्शन के लिए आते हैं और यहाँ भोजन प्रसादी की भी व्यवस्था रहती है। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी माउंट आबू के आसपास के वो प्राचीन स्थल जिनका संबंध द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण से रहा है। वो भी अन्य बहुत ही अच्छे यहाँ मंदिर हैं, उनके बारे में मैं जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में देती हूँ। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो और आपको कोई जानकारी उपयोगी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने परिचितों और मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में मैं जो पीछे छूट गए स्थल है उनके बारे में और माउंट आबू के आसपास जो प्राचीन मंदिर है और भगवान श्री कृष्ण और जामवंत जी से संबंधित जो मंदिर है, मार्कंडेश्वर मंदिर है आदि काफ़ी फेमस मंदिर है, उन बारे में जानकारी देने का प्रयास करूँगा। आलू बड़ा पत्थर में दिख रहा है, पत्थर में आटे आटे मुझको ना रहना सा